विद्यार्थियों, हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की वह श्रृंखला जो कि मैंने कुछ समय पहले प्रारंभ की थी, उसी श्रृंखला के क्रम में आगे बढ़ते हुए, उसी श्रृंखला को अनवरत रूप से आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा फिरोज तुगलक के मूल्यांकन के बारे में। विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा महत्वपूर्ण शासक था जिसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। और मैं आपको एक बात बता दूं विद्यार्थियों की इतिहासकारों के अलग अलग मत काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करते थे कि इतिहासकार का व्यक्तिगत रुझान और उसका पूर्वाग्रह क्या है। यदि हम ये देखते हैं कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और इतिहासकार अफीफ शमसे सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी जिसे तवारीख फिरोजशाही लिखी थी और शमसे सिराज अफीफ जिसने तवारीख फिरोजशाही लिखी थी, इन दोनों का सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रति एक विशेष प्रकार का झुकाव था। तो इन्होंने अपने विवरणों के अंदर यह साबित करने की कोशिश की है कि सुल्तान फिरोज तुगलक बहुत महान था, उदार शासक था और दिल्ली सल्तनत में उस जैसा शासक कोई नहीं हुआ। तो हम इन तथ्यों का गहराई से विश्लेषण करें और सुल्तान फिरोज तुगलक के उपलब्धियों को और उसके मूल्यांकन को जानने की कोशिश करें। तो इसके लिए जरूरी है कि यह निरपेक्ष रूप से विविध स्रोतों के आधार पर सुल्तान फिरोज तुगलक का अध्ययन करने की कोशिश की जाए। तो विद्यार्थियों, मूल्यांकन के क्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान फिरोज तुगलक के अंतिम दिनों के बारे में। विद्यार्थियों, सुल्तान फिरोज के अंतिम दिन काफ़ी तकलीफ में निकले और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिरोज ने एक लंबी अवधि तक शासन किया, लगभग 37 साल तक, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। तो वो खुद काफ़ी वृद्ध हो चुका था और उसके अंतिम दिन काफ़ी कठिनाई से निकले। उसके 2 बेटों की मौत पहले हो चुकी थी और उसने अपने तीसरे बेटे मोहम्मद खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन बुढ़ापा सुल्तान के ऊपर हावी हो चला था और सुल्तान की सोचने की ताकत खत्म हो चुकी थी और बुद्धि खत्म हो चुकी थी और वह अपने नवीन वजीर जो खानेजा मकबूल का बेटा था उसके प्रभाव में था और सुल्तान फिरोज उस वजीर की हर बात को माना करता था और इस चीज़ को महत्वाकांक्षी वजीर ने अपने हितों के लिए साधने की कोशिश की। वजीर काफ़ी महत्वाकांक्षी था और वो खुद सुल्तान बनना चाहता था, तो उसने बगावत कर दी मोहम्मद के खिलाफ और लेकिन इस बगावत को कुचल दिया गया और वह भागकर मेवात सरदार के पास चला गया, मेवातियों के सरदार के पास चला गया, लेकिन उसको वहाँ से कैद कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मोहम्मद खान ने अपने आप को एक निरंकुश शासक के रूप में सत्ता का उपभोग करना चालू किया उसने और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की उसने उपाधि धारण की। यद्यपि इस वक्त वो सुल्तान नहीं था क्योंकि उसका पिता फिरोज तुगलक अभी भी जिंदा था और वो भोग विलास में डूब गया और इतना भोग विलास में डूब गया कि उसने अपने आसपास होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम को, विद्रोह को दबाने की कोशिश नहीं की। गुजरात में विद्रोह हुआ और अपने सरदारों के बार बार कहने पर भी उसने गुजरात के विद्रोह को कुचला नहीं। तो ऐसी स्थिति में अलोकप्रिय हो गया और सरदारों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का एक दौर ऐसा आया जबकि बागी सरदारों ने, जो कि फिरोज के वफादार हुआ करते थे, सल्तनत के पुराने पायदान हुआ करते थे, विश्वस्त थे, उन्होंने खुद बूढ़े सुल्तान को पालकी में बिठाकर युद्ध के मैदान में बीच में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ लड़ाई हो रही थी। तो जब यह स्थिति मोहम्मद खान के सैनिकों ने देखी तो उन्होंने मोहम्मद खान का साथ छोड़ दिया और मोहम्मद खान वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब सुल्तान फिरोज तुगलक ने, जो कि काफ़ी खुद बूढ़ा हो गया था, उसने अपने बेटे फतेह शाह के बेटे तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। फतेह खान की पहले डेथ हो चुकी थी
और फतेह खान के बाद उसका जो बेटा था तुगलक शाह, जो सुल्तान फिरोज तुगलक का पोता था, उसको नया सुल्तान अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इस घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद ही सुल्तान फिरोज की मौत हो गई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम ये देख लें कि फिरोज के अंतिम दिन काफ़ी तकलीफ में निकले और उसे अपने बेटे की बगावत अपनी आंखों से देखनी पड़ी और अपने वजीर की बगावत को भी उसने अपनी आंखों से देखा। यह सब कुछ इसलिए हो चला था क्योंकि सुल्तान की खुद की ताकत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सुल्तान फिरोज तुगलक का व्यक्तित्व और कृतित्व किस प्रकार का था, और यदि हम उसे इतिहास के पृष्ठों में कोई स्थान देना चाहें तो हम किस प्रकार से उसे दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इतिहासकार बर्नी और इतिहासकार अफीफ शम्स सिराज अफीफ ने सुल्तान फिरोज तुगलक की भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि उनका दृष्टिकोण, उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से प्रेरित था, इसलिए वे पूरी तरीके से न्यायोचित बात नहीं कर सकते थे। और उनकी इसी बात को आधार मानकर, उनकी इसी बात को बेस मानकर इतिहासकार हेनरी इलियट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने भी फिरोज की काफ़ी बुरी बुरी प्रशंसा की है। और वे इस क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का अकबर था। इतिहासकार वुल्जले हेग ने भी फिरोज तुगलक की तारीफ करते हुए लिखा कि फिरोज के शासन के अंत के साथ ही दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे गौरवपूर्ण युग का अंत होता है जो अकबर के युग के प्रारंभ होने से पहले के दौर तक की एक महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण कड़ी थी। यानी हेग का ये कहना है कि फिरोज के शासन तक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर फिरोज के शासन तक और फिरोज के शासन की समाप्ति से लेकर अकबर के शासन की शुरुआत तक, यानी इस दौर में फिरोज की उपलब्धि काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण सरदारों की श्रेणी में फिरोज तुगलक को इतिहासकार हेग ने शामिल करने की कोशिश की है। लेकिन वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि अकबर के साथ फिरोज की तुलना करना एक मूर्खता के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। और इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि फिरोज में उस महान हृदय, महामना और उदार हृदय और दूरदर्शी सम्राट अकबर की प्रतिभा और बुद्धि का उसमें शतांश भी नहीं था, 100वां भाग भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन तथ्यों को काफ़ी गहराई से जानने की कोशिश करें। आइए तो हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक फिरोज के एक सैनिक योद्धा के होने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिरोज इस फ्रंट के अंदर पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहा। दक्षिणी भारत जो कि पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल चुका था, अपने सरदारों की सलाह के बावजूद भी, अपने सरदारों के बार बार आग्रह के बावजूद भी फिरोज ने दक्षिण को अपने नियंत्रण में लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। और उसने ये कहा कि वह अपने मुसलमान सिपाहियों का खून बहाने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत ये थी कि फिरोज खुद सैनिक दृष्टि से निपुण नहीं था और उसमें सैनिक योग्यता नहीं थी। तो सैन्य मोर्चे के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि फिरोज पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। इवन जब हम फिरोज के बंगाल अभियानों के उदाहरण भी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बंगाल के दोनों अभियान एक प्रकार से नाकामयाबी कहे जा सकते हैं, क्योंकि 1353 का अभियान जो कि इलियास शाह के शमसुद्दीन इलियास शाह के खिलाफ किया गया था और 1362 का अभियान जो इलियास शाह के बेटे सिकंदर शाह के खिलाफ किया गया था, इन दोनों अभियानों का परिणाम ये निकला कि बंगाल के सुल्तानों को अधीनता स्वीकार नहीं करवाई जा सकी। इसी प्रकार से राजस्थान के राजपूतों को भी फिरोज अपनी अधीनता में नहीं ले पाया। तो कहने का मतलब ये है कि सैनिक दृष्टि से यदि हम विश्लेषण करें तो फिरोज पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाता। और जहाँ तक आर्थिक दौर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक की जागीरदारी प्रथा सल्तनत के लिए एक प्रकार का घाटे का सौदा साबित हुई। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जागीरें दे दी गई है जो किसी भी रूप में साम्राज्य की सेवा नहीं कर रहे। तो एक प्रकार से निरर्थक रूप से जागीरों का वितरण किया गया। इसके साथ साथ हमें देखते हैं कि सैनिक क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार है। खुद सुल्तान अपने हाथों से अपने एक सैनिक को इसलिए
चांदी का सिक्का दे रहा है ताकि वो उसको वेतन क्लर्क को देखकर अपना वेतन पारित करवा ले, अपना घोड़ा पास करवा ले। तो इससे बड़े भ्रष्टाचार का उदाहरण और क्या कहा जा सकता है। सुल्तान के समय में जारी हुए चांदी के सिक्कों में भी खोट की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी और कजर खान जो कि टकसाल अधिकारी था वह काफ़ी गड़बड़ कर रहा था और ये बात खानेजा मकबूल को पता थी। इवन काफ़ी हद तक सुल्तान को भी पता थी, ऐसा नहीं कह सकते कि सुल्तान को पता नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कजर खान को केवल ट्रांसफ़र के अलावा, स्थानांतरण के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से दंड नहीं दिया गया। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि सल्तनत के लिए काफ़ी प्रतिकूल जा रही थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सुल्तान फिरोज तुगलक के लिए कहा जाता है कि वह उदार था, उसने जनहितकारी कार्य किए, उसने दारुल सफ़ा यानी एक खैराती अस्पताल कायम किया जिसमें लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। इसके अलावा उसने अपने निर्धन मुसलमानों की कन्याओं के लिए विवाह की व्यवस्था की निःशुल्क तौर पे। इसके अलावा उससे कहा जाता है कि कृषि सुधार के लिए उसने नहरें बनवाई, बड़ी बड़ी 5 नहरें, 1200 फलों के बगीचे लगवाए जिससे 1,80,000 टका की आय होती थी। और इसके अलावा उसने कई बड़े बड़े नगरों का पुनर्निर्माण किया, मदरसे बनाए, बावड़ियाँ बनाई, हौज आदि का पुनर्निर्माण किया, पेड़ वेड़ लगाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं विद्यार्थियों कि इसके पीछे सुल्तान का मूल उद्देश्य ये था कि अपनी सुन्नी इस्लामी प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। यह बात अलग है कि इससे इनडायरेक्टली समाज के अन्य वर्ग वाले भी लाभान्वित हो रहे, लेकिन सुल्तान का मकसद ये नहीं था। क्योंकि जहाँ तक सुल्तान की धार्मिक नीति की हम बात करते हैं तो सुल्तान अपनी धार्मिक नीति के क्षेत्र में कट्टर धार्मिक नीति को अपनाने के कारण अपने मुस्लिम उलेमा वर्ग का चहेता बना और वह ऐसा सुल्तान था जिससे कि पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया। इतिहासकार UN डे ने काफ़ी सटीक मूल्यांकन करते हुए फिरोज तुगलक के बारे में लिखा है कि वह अपने दौर की एक विलक्षण उपज था। वह एक ऐसा सुल्तान था जो महत्वाकांक्षी होते हुए भी उदासीनता को दिखाए रखने में माहिर था। वह एक ऐसा सुल्तान था जिसमें कि कई अवगुण होने के बावजूद, कई चारित्रिक दोष होने के बावजूद वह अपनी सच्चरित्रता का ढोंग करने में कामयाब रहा। वह अच्छी तरीके से इस बात को जानता था कि मेरी सत्ता की मजबूती टिकी हुई है मेरी सुन्नी इस्लामी प्रजा की मेरे प्रति वफादारी में और उनका मेरे प्रति जो विश्वास है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने काम किया और यही कारण था कि लगभग 37 साल तक वह अपनी हुकूमत को बगैर किसी बड़ी बगावत और बगैर किसी झंझट के निकालने में कामयाब हो गया। लेकिन क्या ये नीति सल्तनत के लिए लाभदायक साबित हुई? सुल्तान की जागीरदारी प्रथा, सुल्तान का बेहिसाब गुलामों के प्रति झुकाव, दीवाने बंदगानी खास के नाम से एक पर्टिकुलर गुलाम विभाग की स्थापना करना जिसके गुलामों की तादाद विद्यार्थियों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 1,80,000 के आसपास उसके गुलाम पहुंच गए थे और ये गुलाम राज्य की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाया करते थे। ये गुलाम ऐसे थे जो सुल्तान फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत के लिए संकट बन गए और खुद सुल्तान के उत्तराधिकारियों के लिए उन्होंने संकट खड़ा कर दिया। तो सल्तनत की चरमराती सैनिक व्यवस्था, सल्तनत का भ्रष्टाचार युक्त आवरण तंत्र, यह वास्तविकता थी और जो ऊपरी तौर पर एक शांति का दिखावा था, पीसफुल मामला हो रहा है, पीसफुल हो नहीं है, आप कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, आपकी सल्तनत के टुकड़े हो गए लेकिन आप उन टुकड़ों को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे और आप अपना समय निकाल रहे केवल। तो यह एक शांति, ऊपरी तौर पे शांति थी लेकिन वास्तव में ये खोखलापन था और ये खोखलापन इतना ज़्यादा खोखलापन था कि हम देखते कि कुछ समय बाद सुल्तान फिरोज तुगलक की मृत्यु के कुछ सालों के अंदर ही तुगलक साम्राज्य का पूरा ढांचा चरमरा कर गिर गया और स्थिति यहाँ तक हो गई कि अब तुर्कों की सत्ता काफ़ी हद तक खत्म हो चली थी। सुल्तान की सैनिक दुर्बलता, सुल्तान की कमज़ोर सेना, मजबूत सेना का तो प्रश्न नहीं था क्योंकि सैनिक बूढ़े हो चले थे, लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई थी, सेना की प्रैक्टिस छूट गई थी और ऐसे लोग, सैनिकों को बेसिकली जो जागीर दी गई थी, जब तक सेवा कर रहा तब तक ठीक है,
लेकिन जब सैनिक की मृत्यु हो जाती थी तो अब सैनिक के यहाँ से कोई सैनिक सेवा नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जागीर बदस्तूर जारी है, क्योंकि जागीर उसके बेटे को दी जा रही है, बेटा नहीं है तो उसकी विधवा पत्नी को दी जा रही है, विधवा पत्नी नहीं है तो दामाद को दी जा रही है, दामाद नहीं है तो गुलाम को दी जा रही है, लेकिन वापस नहीं ली जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति काफ़ी हद तक गंभीर हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान फिरोज तुगलक को अकबर कहा जाना कतई उचित नहीं है। इसको बिल्कुल एकदम सत्यता से काफ़ी दूर माना जा सकता है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि फिरोज तुगलक ने अपनी तरफ से काफ़ी सुधार लागू किए। भवन निर्माण के क्षेत्र में फिरोज तुगलक की उपलब्धियों का कोई मुकाबला नहीं था। 300 बड़े 300 नए नगरों का निर्माण, पुनर्निर्माण, उनको सही तरीके से वापस बनवाना, तालाबों का निर्माण, मदरसों का निर्माण, हौज का निर्माण, मस्जिदों का पुनर्निर्माण, बेहतरीन सड़क व्यवस्था, बेहतरीन आपकी नहरों की व्यवस्था, 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण, जो जिसमें एक तो 150 मील लंबी थी और दूसरी 96 मील लंबी थी। विद्यार्थियों, ये मामूली बात नहीं थी, यह फिरोज तुगलक के दिमाग की एक बेहतरीन उपज थी। और इसके अलावा राज्य की आय का अनुमान लगाना एक महत्वपूर्ण था। एक पूरा आय का एक रजिस्टर बनाया गया, ख्वाजा निजामुद्दीन को इसके अंदर लगाया गया और 6,85,000 रुपये मतलब 6,85,00,000 रुपये राज्य की सालाना आय तय कर दी गई। तो ये एक मामूली अनुमान, यह एक मामूली चीज़ नहीं थी, काफ़ी मेहनत की गई इसके लिए और इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य की आय निश्चित हो गई। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान काफ़ी हद तक बायस था। हो सकता है कि ये उसकी अपनी मजबूरियाँ रही हो। वह अच्छी तरीके से देख चुका था कि उसका भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक योग्य और काबिल होने के बावजूद जिंदगी भर किस प्रकार से विद्रोह को कुचलते कुचलते उसकी ज़िंदगी निकल गई। नवीन प्रयोगों और योजनाओं को करते करते उसका समय बीत गया, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी जनता का विश्वास पात्र नहीं हो पाया। तो फिरोज तुगलक इन चीज़ों को काफ़ी गहराई से देख रहा था। तो उसने अपने दृष्टिकोण से, अपने भाई की गलतियों से अपने हिसाब से सबक लिया और अपना लगभग 37 साल का शासन उसने कम से कम खुद काफ़ी शांति के साथ निकाल दिया। इसके बाद में सल्तनत कमज़ोर कितनी होती है इससे उसको कोई मतलब नहीं था। और यही कारण है कि आगे चल कर की सल्तनत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि तैमूर के हमलों का मुकाबला नहीं कर पाई और एक ताश के पत्ते की तरह पूरी की पूरी सल्तनत भर भरा कर नीचे गिर पड़ी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आगे चलकर सैयदों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और बाद में आगे चलकर लोदियों ने अपना नवीन राजवंश प्रारंभ कर दिया। तो विद्यार्थियों, मैंने आपसे कुछ बात की सुल्तान फिरोज तुगलक के बारे में। काफ़ी बहुत ज़्यादा काम हो चुका फिरोज तुगलक के ऊपर, और आपको कोई भी शंका हो, संदेह हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।